हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम कर रहे हैं शॉर्ट क्रिस्प मैनर में आपके मॉड्यूल बी को तैयार। लास्ट यूनिट की थी हमने यूनिट 27, आज यूनिट 28 करने चल रहे हैं, जहां पर नॉन परफॉर्मिंग असेट और स्ट्रेस असेट के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप ये टॉपिक करना चाहते हैं तैयार तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। माय नेम इज सीएम में दिशा दुआ। लेट्स गेट गोइंग। अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो आरबीआई ने कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड अंडर द कमिटी दैट वाज हेडेड बाय श्री एम नरसिम्हम जी, एक कमिटी बनी थी, कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो ये सब येलो में हाईलाइटेड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस एक से ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। इनकी कमिटी से हमको कुछ फेज्ड मैनर में कैसे इनकम रिकग्निशन करनी है, अगर कोई एसेट स्ट्रेस्ड है तो उन्हें किस तरीके से मूव ऑन करना है, बैंक की अकाउंटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पोर्टफोलियो कैसे मोर ट्रांसपेरेंट बनाना है, उससे रिलेटेड बातें आई थी। फिर आइए एनपीए क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, इन जनरल भाषा में बात करें तो आपके और मेरे लिए कोई भी चीज़ प्रॉफिट जो देती है वो असेट होता है। अगर मैं बैंक के लिए बात करूं, ऐसे ही लोन्स बैंक के लिए असेट होते हैं, क्योंकि जो पैसे देते हैं उससे ज़्यादा वापस लेते हैं, इंटरेस्ट का कंपोनेंट वहाँ जुड़ जाता है ना। अब कोई चीज़ एनपीए तब हो जाती है, कोई असेट नॉन परफॉर्मिंग तब हो जाता है जब जहाँ से प्रॉफिट आना चाहिए था बट आ नहीं पा रहा है। यस, अब उसको कैसे डिफाइन किया गया ये समझते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ध्यान से नेक्स्ट 2-3 मिनट्स मुझे सुनिएगा। ये एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो असेट्स होते हैं या वो इंक्लूड करते हैं जो लीज असेट्स हैं, है ना, और इन जनरल बाकी असेट्स तो हैं ही, लीज असेट भी इस असेट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और ये असेट नॉन परफॉर्मिंग तब हो जाता है जब वो इनकम जनरेट करना बंद कर देता है, जो मैंने भी आपको हिंदी भाषा में सिंपल समझाया कि हर एक इंसान के लिए जैसे प्रॉफिट होता है, बैंक के लिए प्रॉफिट जो बना सकता था वो बना नहीं पा रहा है और रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा है ना, जहाँ एडवांसेस दिए हुए हैं और ये जो पैसे नहीं आ रहे हैं वो 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, या फिर 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्राफ्ट या कैश में आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। अब आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है वो भी समझ लेंगे। 90 डेज इज अ नंबर दैट यू नीड टू रिमेंबर। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो ओवरड्यू रह रहा है 90 दिन से ज़्यादा, कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी इंस्टॉलमेंट जो कि जहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन ओवरड्यू फॉर 2 हार्वेस्ट सीजन्स, ठीक है, बट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2.5 ईयर्स। दो हार्वेस्ट सीजन्स हैं बट ये 2.5 ईयर की साइकिल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप एनपीए की डेफिनेशन में आ जाते हो। कोई भी अमाउंट जो कि ओवर ड्यू है, मिलना चाहिए था मिला नहीं है 90 दिन से ज़्यादा। 90 डेज इज अ नंबर दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर फॉर एनपीए गाइस, ठीक है। और इसमें आउट ऑफ ऑर्डर भी इंक्लूड हो जाता है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ ऑर्डर वाला ऑप्शन भी होता है तो आपको पता है 90 दिन से ज़्यादा अगर कोई आउट ऑफ ऑर्डर है तो वो भी एनपीए ही है। बट आउट ऑफ ऑर्डर होता क्या है वो समझ लेते हैं। कोई भी अकाउंट को हम आउट ऑफ ऑर्डर तब ट्रीट करते हैं जब उसमें जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जितना पैसा देना है आपने, वो कॉन्टिन्यूअसली जितना सैंक्शनड अमाउंट है उससे ज़्यादा है। मान लेते हैं सैंक्शन अमाउंट मेरे लिए 1 लाख रुपए है और मैं कॉन्टिन्यूसली उससे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो ये ओवर आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस में चला जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट का ज़्यादा है, लेस है सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से, बट कोई क्रेडिट नहीं आ रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, ठीक है, वो भी कितने 6 महीने तक, तो उसको भी हम बोल देंगे कि वो आउट ऑफ ऑर्डर है। हमने दो बातें बोली, इसको एक क्विक सा रिकैप लेते हैं। जो हमने बोला है कि अगर कोई भी अकाउंट जितना अमाउंट सैंक्शनड है, जितनी ड्रॉइंग पावर है उससे ज़्यादा चल रहा है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है। दूसरी बात, जहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट है वहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शनड लिमिट से कम है और कोई पैसे आ नहीं रहे हैं, आने चाहिए थे क्योंकि ताकि मीट हो पाए, सैंक्शन लिमिट से मीट हो पाए, वो पैसे आ भी नहीं रहे हैं और ये 6 महीने हो चुके हैं इस पूरे प्रोसेस को, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर कहला दिया जाएगा, ये वाला कहानी भी।
ओवर ड्यू जितना समय था उससे ज़्यादा हो गया, 3 महीने होना था बट उससे ज़्यादा हो गया तो ओवर ड्यू हो जाएगा, है ना। एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी ओवर ड्यू इफ़ इट इज़ नॉट पेड ऑन द डेट, जिस दिन देनी थी उस दिन नहीं दिया है। ठीक, अब चलते हैं इनकम रिकग्निशन पॉलिसी के अंदर। इनकम रिकग्निशन पॉलिसी क्या है जी, यहाँ पर हम बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर ऑब्जेक्टिव है कि हम रिकग्नाइज कर पाए और बेस कर पाए कि पैसे आएंगे कैसे वापस, जो पैसे चले गए हैं 90 दिन हो गए आउट ऑफ ऑर्डर हुए हुए या ओवर ड्यू हुए हुए, वट एवर द सिनेरियो में भी, अभी पैसे वापस कैसे आएंगे। इंटरनेशनली नॉन परफॉर्मिंग असेट को हम अक्रू नहीं करते हैं या रिकग्नाइज नहीं करते हैं अक्रूवल बेसिस पर, बट इज बुकड ओनली व्हेन इट कम्स। मतलब जब मान लेते हैं 10 तारीख को अक्रू होना, पैसे आने हैं, उस दिन बुक नहीं करेंगे, जिस दिन एक्चुअली में पैसे आ जाएंगे उस दिन बुक करेंगे। इंटरनेशनली हम ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बैंक्स को चार्ज नहीं करना है इनकम अकाउंट में अगर कोई भी असेट एनपीए जब तक पैसे आ नहीं जाएंगे अक्रूड बेसिस पर नहीं होगा, ठीक है। फिर अब एनपीए अगर है आपके बैंक में, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एनपीए हो रहे हैं, 90 डेज वाली स्टोरी हमको समझ में आ रही है, हो रही है हमारे साथ, चाहे वो आउट ऑफ ऑर्डर की वजह से हो या ओवर ड्यू की वजह से हो, वेरियस सिनेरियोज़ के अंदर, तो आपको उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट कैसे करेंगे, 31 मार्च तक पूरे साल का कंप्लीशन ऑफ ऑडिट के बाद ये रिपोर्ट फर्निश होती है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएज होना पड़ेगा। अब असेट जो है वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना होता है। जो हमारे कमेटी बनी थी फिनेंस की श्री एम नरसिम्हम जी के अंडर, आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई के द्वारा इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए अभी तक हमने एनपीए समझा, कैसे आपको रिपोर्ट करना है वो समझा। अब समझते हैं असेट कैसे क्लासीफाई हो रहा है और उसके बेसिस पे कुछ प्रोविजनिंग भी होती है, जिसके क्वेश्चंस मैंने आपके साथ संपूर्ण बैच में करे हैं, बट उतनी डिटेल में अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम असेट क्लासिफिकेशन को समझते हुए इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। असेट क्लासिफिकेशन 3 तरीके की है दोस्तों, एक है सबस्टैंडर्ड, एक है डाउटफुल असेट और एक है लॉस। देखो 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो एनपीए तो हो चुका है, बट 12 महीने से कम है तो वो सबस्टैंडर्ड असेट है, 12 महीने से ज़्यादा है तो वो डाउटफुल असेट है, और जब हमने इसे राइट ऑफ नहीं करा है बट लगी रहा है आने के नहीं है तो ये हो जाएगा लॉस असेट्स, ठीक है। एक बारी पढ़ लेते हैं तीनों को। सबस्टैंडर्ड असेट क्या है, लेस देन 12 मंथ्स, कोई भी असेट एनपीए रह रहा है 12 महीने से ज़्यादा, 31 मार्च 2005 को आया था ये, तो ये डाउटफुल असेट हो जाता है। और कोई भी असेट जहाँ पर लॉस आइडेंटिफाई हो गया है बट अभी होली राइट ऑफ नहीं किया गया है, आइडेंटिफिकेशन या तो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट द्वारा हो गई है कि भैया अब यहाँ से पैसे नहीं आने वाले हैं बट राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन हो गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। एक है सबस्टैंडर्ड, एक है डाउटफुल और एक है लॉस, और तीनों आपको पता होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस बात को अपन को याद रखना है, कोई भी अकाउंट जहाँ पर रेगुलर या एडहॉक क्रेडिट लिमिट have not been reviewed or renewed within 180 days from the due date or the date of ad hoc sanction will be treated as NPA। जहाँ पर रिवाइज नहीं हुआ है उसको भी हम NPA ही ट्रीट कर देंगे, ये बात अपन को नोट करनी है, ओके। अब जब मैं स्टैंडर्ड असेट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो बोल रहे हैं बैंक को जनरल प्रोविजन बनाना चाहिए कम से कम 0.25% का आपके स्टैंडर्ड असेट्स पे ऑन ग्लोबल लोन पोर्टफोलियो असेट्स। इंपॉर्टेंट है, ये नंबर अपन को याद करना है, वी हैव टू लर्न दिस नंबर। 0.25% का प्रोविजन बनाना है स्टैंडर्ड असेट्स के अंदर, ठीक। फिर बात करते हैं, अगर आपने कोई एडवांस दिया हुआ है जो गवर्नमेंट की इसी स्कीम से बैक्ड अप है, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत किसी को लोन दिया गया तो गवर्नमेंट की गारंटी है एक तरीके से, तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट जो DICGS से है वो पहले 5 लाख था बट इस समय आपका 1 लाख रुपये, पहले 1 लाख रुपये था बट इस समय 5 लाख रुपये है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट इज 5 लाख रुपीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी एक तरीके से आ रखी है जिन एडवांसेस में, ठीक। 5 लाख इज द लिमिट दैट वी नीड टू रिमेंबर। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स।
स्ट्रेस्ड असेट्स में कैसे हम रिजॉल्व कराया जाएगा, कुछ ना बातें हैं। SAM, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं SAM क्या होता है, SAM इज स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो क्या होता है, जब भी कोई लेंडर एंटिसिपेट करता है कि भैया ये अकाउंट जो है वो स्ट्रेस में जा रहा है, डिफ़ॉल्ट इमीडिएटली डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो क्लासिफिकेशन उस एसेट का हमें स्पेशल मेंशन अकाउंट के अंदर करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं पैसे ड्यू हो गए और आए नहीं है, और 30 दिन का 1 से लेकर 30 डेज तक या ओवर ड्यू हो गया है, तो उसे हमें SMA 0 में कैटेगराइज करना है। 30 दिन से 60 दिन हो गया तो SMA 1 में कैटेगराइज करना है, और 60 दिन से 90, क्योंकि टोटल 90 डेज है, 90 डेज से एक्सीड होता है तो NPA हो जाता है। 61 से 90 डेज है तो SMA 2 में रिपोर्ट करना है, कैटेगराइज करना है SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2, एंड SMA is special mention account. Am I clear to everybody? Very important this is also. ठीक है जी, अब बात करते हैं कि जो आपका SMA कैटेगरीज हैं, जब हम रिवॉल्व कर रहे हैं क्रेडिट लिमिट्स को, चाहे वो कैश क्रेडिट्स हो, तो उसे इस तरीके से हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कॉन्टिन्यूअसली ज़्यादा है, ये तो इन जनरल प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। अगर कॉन्टिन्यूअसली अगर ज़्यादा है तो SMA 1 अगेन यहीं पे, वहाँ पर SMA 0 के बारे में बात नहीं हुई है, SMA 1 और SMA 2 को क्लासीफाई कर दिया गया है। That's pretty much it about Unit 28. I hope you had बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस हमने संपूर्ण सीरीज़ में करे हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं PW की वेबसाइट पे जाके। संपूर्ण फ्री PDFs अवेलेबल है, डाउनलोड इट सो दैट यू हैव एन एक्सेस टू MCQ क्वेश्चंस ऑल्सो। अभी लेते हैं आपसे अलविदा, नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे Unit 29 के साथ। बाय बाय गाइस।